मेरा नाम मुकुल बंसल, असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे साथ कीर्ति ग्रोवर मैम है जो ब्रांच हेड है, मीनू त्यागी मैम है एकेडमिक हेड फाउंडेशन विंग, अमित सर हैं इंजीनियरिंग विंग देखते हैं इंजीनियरिंग हेड, एंड सचिन सर हैं मेडिकल हेड। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे एनथे एग्ज़ाम के लॉन्च के लिए। एनथे एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, ये हमारा एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। आकाश को शुरू हुए लगभग 35 साल हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं। 2010 में इसका पहला एडिशन लॉन्च हुआ था और इस साल हम इसका 15th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में अभी तक पिछले 15 सालों में 56 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 56 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। और लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं काफ़ी सारे, हमारे पुराने ही अपने ही रिकॉर्ड्स के। 18 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था लास्ट ईयर और 12 लाख स्टूडेंट्स करीब अपीयर भी हुए थे इस एग्ज़ाम में। तो किसी भी नेशनल एग्ज़ाम में अगर 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, 18 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। जो हमारा एग्ज़ाम है ये स्केड्यूल्ड है अक्टूबर मंथ में, 19 से लेकर 27 तक। एग्ज़ाम दोनों मोड में चलेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मोड हमारा 19 से 27 डेली बेसिस पे रहेगा कि बच्चा कभी भी चाहे एग्ज़ाम दे सकता है। टेस्ट विंडो रहेगी सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो हमारा केवल 2 दिन होगा, 20 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर, संडेज हैं दोनों। एग्ज़ाम टाइम रहेगा 10:30 बजे से 11:30 बजे। अब इस एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या है, बच्चे को ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए? सबसे पहला फ़ायदा कि इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे अप टू 100%। जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, उन्हें अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है कैश अवार्ड्स। स्कॉलरशिप के अलावा इस एग्ज़ाम के थ्रू कुछ कैश अवार्ड्स भी हम लोग देंगे। जैसे मैं बात करूं, करीब 150 स्टूडेंट्स होंगे इंडिया भर में, देश भर में, जिनको हम कैश अवार्ड देंगे अदर देन स्कॉलरशिप। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो हर साल हम लोग कुछ ना कुछ इस तरीके का करते हैं। इस बार भी हम यही कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा लेकर जाएंगे। उनका आना जाना रहना खाना सब आकाश की तरफ से पे होगा। तो 5 स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी रहेगी, टॉप 5 के लिए। इसके अलावा एक जो बेनिफिट है जिसको मैं सबसे बड़ा फायदा मानता हूं, वो है बच्चे को अपने आप को जानने का मौका मिलेगा कि वो इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है। जैसे स्कूल में या किसी क्लास में बच्चा जब पढ़ता है तो वो अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो क्लास में तो टॉपर है, बट वो देश भर में कहाँ स्टैंड करता है, या हरियाणा स्टेट में कहाँ स्टैंड करता है, या भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ स्टैंड करता है। ये इस एग्जाम के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि लगभग सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो इसमें हम इस बार 3 टाइप की रैंक दे रहे हैं। पहली ऑल इंडिया रैंक देंगे, दूसरा स्टेट रैंक देंगे, ये हम हमेशा देते आए हैं, इस बार भी देंगे। और इस बार एक कंपनी ने नई चीज इंट्रोड्यूस की है, वो है सिटी रैंक, जो अभी तक हम नहीं दे रहे थे, स्टेट पे ही दे रहे थे इसमें। इस बार ये भी पता चलेगा कि भिवानी सिटी में आपकी क्या रैंक है, जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो ये इस एग्जाम के बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको एग्जाम की डिटेल्स दे दी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट एनथे। अभी आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। भिवानी से अचीवमेंट क्या है बच्चों की? सर भिवानी इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास जो बच्चे एनरोल होते हैं वो इस एग्जाम के थ्रू ही एनरोल होते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हम एग्जाम करा देंगे अक्टूबर मंथ में, तो हमारा 2025 वाले सेशन के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। तो वो जो बच्चे आगे चल के सिलेक्ट होंगे, उनकी सिलेक्शन का क्रेडिट हम इस एग्जाम को दे सकते हैं कि वो बच्चे इसी एग्जाम के थ्रू आए थे। तो जैसे मैं बात करूं, इस बार हमारा एक स्टूडेंट रहा है मनुज, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 622 जेई एडवांस के अंदर। ये मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। 314 ऑल इंडिया रैंक मेंस के अंदर। तो ये बड़ी बात है सर कि 300 या 600 रैंक आना। और जैसे मेडिकल की बात करूं मैं, हमारी स्टूडेंट थी दिशा। क्या रैंक था? उसका रिवाइज रैंक 477 477 रैंक। तो
अंडर 500 रैंक होना एक बड़ी बात है, और वो बच्चे हमारे पास इस एग्जाम के थ्रू ही आए थे। और तो इस हमारे एग्जाम में किस प्रकार के बच्चे शामिल हो सकते हैं, उनके क्या क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। इसमें एग्जाम में हमारे क्लास 7 से लेकर क्लास 12 पास तक के बच्चे सारे अपीयर हो सकते हैं। भाई जो 7th में जो बच्चा है अभी, वो क्लास 8 के लिए एनरोल होगा हमारे पास, तो वो एग्जाम दे सकता है। क्लास 12 पास है, वो रिपीटर कोर्स में एनरोल होगा, वो भी एग्जाम दे सकता है। एग्जाम का पैटर्न भी अगर मैं बताऊं तो आपको ये 1 घंटे का एग्जाम है, लगभग 90 मार्क्स का एग्जाम होता है और 40 क्वेश्चन होते हैं MCQ। तो और वो होते किस में, जैसे मान लीजिए 8th क्लास का बच्चा है, 8th में उसको एडमिशन लेना है तो उसके क्लास 7th के सिलेबस से रहेंगे। क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो क्लास 10th के सिलेबस से उसका पेपर रहेगा। सर ये जो आपने अभी बताया है जैसे छात्रवृत्ति देने की परीक्षा, तो ये इस प्रकार की जो परीक्षा है वो क्या बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करती, और प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं तनाव पैदा नहीं करती? सर देखिए, अगर हम प्रतिस्पर्धा को तनाव से जोड़ेंगे जी, तब तो फिर जितने भी एग्जाम देश भर में हो रहे हैं वो सारे ही प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, चाहे वो आप जेईई का एग्जाम लो चाहे नीट का एग्जाम लो। भाई वो एग्जाम क्या नहीं, उसमें एज का तो फर्क है ना, नीट और जेईई में हाँ एज का तो फर्क है। अब आपने यहाँ बता दी क्लास 7 से और 10th प्लस टू, 7th का बच्चा मान लो कोई कंपटीशन अभी से कर रहा है, हाँ। उसको अभी छूट भी नहीं है अभी इस समय पे। 7वीं क्लास में सर, बच्चा 12 साल का है। नहीं मैं बताता हूँ आपको। 7th में जो बच्चा है वो 8th में हमारे पास आएगा, जी, ठीक है। और समय की डिमांड को समझिए सर, कि समय ऐसा चल रहा है कि बच्चे कॉम्पीट करते हैं इसके लिए। भाई आप अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो क्या स्पोर्ट्स में हमारे क्या 5th क्लास 6th क्लास के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? करते हैं। स्कूल्स में आप जाएंगे, स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन होता है वहाँ। स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कल्चर भी मिलेगा, तो स्पोर्ट्स भी मिलेगा और एक्स्ट्रा ठीक है, भी मिलता है। ठीक है। यहाँ तो पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं सर। सर हमारे पास जो बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा है वो पैरेलल में स्कूल तो जा ही रहा है, तो वो सारी चीजें उसको वहाँ मिल रही हैं। अब स्कूल के अलावा एडिशनल हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको पढ़ा रहे हैं, प्लस ये मान के चलिए कि हमारे मोटिवेशनल सेशंस बहुत सारे होते रहते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस तरीके से एजुकेटेड हैं या ट्रेंड हैं कि पढ़ाई के अलावा भी जो बच्चे के अंदर संस्कार होने चाहिए या और जो भी टाइप का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, सामाजिक ज्ञान, वो सब भी बच्चों को दिया जाता है। तो बात से जो बच्चे आते हैं एग्जाम में, जो तक उनको जो नहीं किया है लिस्ट में रहते हैं, उनको किस प्रकार की आगे की सुविधा जो रहती है? 7वीं का बच्चा और 8वीं का उसे आप एग्जाम पूरा कर देते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा है? सर उसके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप एग्जाम है, तो आगे की पढ़ाई में उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। अप टू 100% है सर, ये बच्चे के स्कोर पे निर्भर करता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं इसके अंदर, जैसे जो डिफेंस के लोग हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, कोई भी है, जितनी बच्चे ने स्कॉलरशिप अचीव की होगी एडिशनल 10% हम उनको देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए पूरी एजुकेशन फ्री रहती है 100%। सर बात की जाए 2023-24 कितने परसेंट इस ब्रांच का रिजल्ट रहा है? इस ब्रांच का रिजल्ट मैं जेई की और नीट की बात कर रहे हैं हम लोग। जेई में हमारा देखो सर, इसमें जेई मेंस की अगर बात करें तो करीबन अपने पास 120 के करीब बच्चे हैं। उस 120 में से 50 प्लस बच्चा हमारा उसमें जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है। तो इन 50 में से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40 प्लस बच्चों को अपने इंजीनियरिंग कॉलेज ही मिला था, ठीक है। अब किसी को आईटी मिला था, किसी को एनआईटी मिला था, किसी को ट्रिपल आईटी, है ना, किसी को D2 कॉलेज, किसी को प्राइवेट कॉलेज, इसलिए है ना। उसमें से जो बच्चे हमारे पास जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, वो बच्चे थे करीबन 8 के थे, ठीक है। तो 8 बच्चे हमारे आईआईटी में सेलेक्ट हुए। ये हमारा इंजीनियरिंग का नीट में क्या है सर? नीट में जैसे अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट में जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा उसका डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सीट्स हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमारे पास 18 to 19 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट सीट अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। और जैसे अगर आप बात करें क्वालिफाई करने की, तो क्वालिफाई जो होता है हमारा स्टूडेंट, वो आप ये लगा लीजिए 50% तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाता है अगर राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ तो
तो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है वो तो 50% हो ही जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को मिलता नहीं है। मतलब उन बच्चों को फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का कल्चर ही कुछ इस तरीके का है ना। तो अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस के बेसिस पे, तो हमारे पास अगर 550 से वो बात करें, 550 से वो हमारे पास अराउंड 40 के आसपास है। ऑल ओवर इंडिया आकाश की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे सिलेक्टेड थे नीट के? सर ऑल ओवर इंडिया का नंबर मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस पर। सर नंबर अगर पर ऑल इंडिया है आपके पास? ये जो आपके पास में जो सर 1,15,484 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। AIR 1 जो थी वो 8 बच्चों की है हमारे यहाँ। जैसे देश भर में शायद 17 बच्चे हैं जिन्होंने AIR 1 लिया है, 17 में से 8 हमारे हैं, लगभग 50% से ज़्यादा हो गया। तो ये आकाश का है। टॉप 100 में 37 बच्चा था हमारा नीट के अंदर, टॉप 500 में 181 बच्चा 181, और टॉप स्टेट और यूटी टॉपर्स की बात करें, स्टेट टॉपर जो है हमारे, तो वो 27 टॉपर हमारे हैं। आकाश अलग इंस्टीट्यूट से अलग क्यों है? सर इसमें मैं आपको बताऊं, आकाश को शुरू हुए 35 साल हो गए। हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट शुरू भी हुए और ख़त्म भी हुए और नए शुरू होते भी जा रहे हैं। आकाश ने ना अपना एक कल्चर मेंटेन किया है, और यही एक वजह रही कि 35 सालों में हमारी ब्रांचेस बढ़ती ही गई। आज कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है जो देश भर में 300 ब्रांचेस लेके जिसके पास हो, और देश का आप कोई भी कोना ढूंढ लो, आपको आकाश की ब्रांच ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको हरियाणा क्या बताऊंगा मैं, तो हरियाणा के अंदर 19 ब्रांचेस हैं आकाश की। इतने ही हमारे पास जिले भी हैं, कोई जिला नहीं छोड़ रखा है जहां पे आकाश की ब्रांच ना हो। और ये तो ब्रांचेस जिलों में है, हमारे पास गांव देहात का हर जगह का बच्चा हमारे पास आता है। मतलब हमने ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने से बच्चा हमारे पास आ रहा है पढ़ने के लिए, उसको फैसिलिटी मिल रही है। तो ये एक अलग आकाश को अपने आप में बनाता है कि इतने साल से ट्रेडिशन को मेंटेन करना और लगातार आगे बढ़ते जाना। के बाद क्योंकि इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूट है तो उनके अंदर जो फीस है सबसे बड़ी बात है कि गरीब तबके का व्यक्ति है, बच्चा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, तो उसके लिए क्या कुछ है? सर ये स्कॉलरशिप एग्जाम उसी के लिए है कि हम उनको डिस्काउंट देंगे, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी उनको, बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं कि भाई बच्चा मान लीजिए कोई ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन के अलग खर्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं, तो हम भी एक लिमिट से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो उन बच्चों के लिए फिर हमने दूसरे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है, आकाश डिजिटल है हमारा, कि इंटरनेट की सुविधा आजकल हर जगह, तो बच्चा हमारे ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, साथ ही साथ ब्रांच पे आके टीचर से मिलके डाउट्स ले सकता है। तो उस टाइप की चीज़ें भी हम कर रहे हैं। उनकी फीस अलग है सारे कोर्सेज की, और ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको हर टाइप के कोर्स में मिलेगी। मतलब हमने हर रेंज के लिए एक कोर्स रखा है कि बच्चा जिसको प्योर ऑफलाइन चाहिए वो ले सकता है, जिसको ऑनलाइन चाहिए वो ले सकता है, कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, कोई कुछ चाहता है, सबके लिए। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी शुरू किया आपने? नहीं सर, नहीं, हमारा केवल और केवल साइंस स्ट्रीम के लिए है, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन, क्लास 8-9 तक। फीस कितने तक होती है? अगर ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, तो कितनी फीस तक है? सर ये आफ्टर स्कॉलरशिप डिसाइड होगी। मतलब बच्चे का ऐसा कुछ हम एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते इस चीज़ पे कि भाई इस बच्चे को इतना फीस देना पड़ेगा। ऐसे भी बच्चे होंगे देश में जिनका 0 फीस लगेगी, प्लस उन्हें हम कैश अवार्ड देंगे। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको फीस 0 लगेगी, कैश अवार्ड नहीं होगा। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी कोई 20,000 दे रहा होगा, कोई 5,000 दे रहा होगा, कोई 50 दे रहा होगा। तो ये अलग अलग है बच्चों के ऊपर, इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जा सकता। सर हर साल बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल करते हैं, और लगातार इंजीनियरिंग और मेडिकल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा सतर पर, तो इस पर क्या है? सर देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि देश में बेरोजगारी ठीक है, एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये मानिए कि देश में काम करने वाले लोगों की कमी है। नहीं, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग मैं उसी पे आ रहा हूँ, मेडिकल की बात कर रहा मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मेडिकल में भी अगर आप जाओगे तो अगर कोई बच्चा MBBS करके निकला है, मैं मेडिकल की बात कर लेता हूँ, आप मुझे एक स्टूडेंट बता दीजिए कि MBBS की हो, डॉक्टरी की हो, अच्छे से उसने पढ़ाई की और उसे नौकरी ना मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग में भी अब देखो, इंजीनियरिंग में हमारे पास 11वीं 12वीं बच्चा पढ़ा, हमने उसको कॉलेज भेज दिया। अब जरूरी है कि वो बच्चा आगे भी पढ़े,
तो देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करते, वो जरूर फिर डेफिनेटली उन्हें कौन काम देगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उन्हें देश में कोई कमी नहीं है सर नौकरी की, काम की। और ये दूसरी बात, जो IIT NIT से पास आउट होते हैं, जो अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनको कभी भी नौकरी की कोई समस्या नहीं। हाँ, ये डिफरेंट हो सकता है कि किसी का पे स्केल कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। ये मैक्सिमम अपनी सोसाइटी में जो बेरोजगार आप देखोगे ना, वो बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं। तो नाम के तौर पे तो उन्होंने बीटेक कर लिया, लेकिन उन्होंने कॉलेज में जस्ट डिग्री ली है, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं। इस वजह से वो मतलब एक तरीके से नंबर ज़्यादा देखता है कि बच्चा इंजीनियरिंग करके बेरोजगार। सर इसमें आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे आकाश, देश भर में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस, ये इतनी ब्रांचेस खोलने का पर्पज़ यही है कि बच्चा घर से बाहर ना जाए, वो अपने माता पिता के साथ रह के ही पढ़ाई करे। क्योंकि ये एज ऐसी होती है, जब हमारे पास बच्चा आता है ना, तो 14, 15, 16, 17 साल का होता है, तो ये एज ऐसी है कि बच्चा, कुछ बच्चे स्ट्रेस झेल पाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते। तो लाइफ सबकी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम चाहते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे, उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े। जैसे आज से मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो बच्चा जाता था बाहर, भाई चंडीगढ़ चला गया, दिल्ली चला गया, कोटा चला गया, वहां स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा, पेरेंट वहां साथ होंगे नहीं तो गड़बड़ होगी। लेकिन अगर पेरेंट के साथ अगर बच्चा है तो पेरेंट्स उसको मॉनिटर भी कर पाते हैं डेली बेसिस पे कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स भी इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं। जैसे हम मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ जो हम लोग चलाते हैं, ईच वन मीट 2, 3, 4, कि हमारा हर टीचर डेली बेसिस पे 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स से बात जरूर करेंगे। और बात करने में केवल पढ़ाई नहीं, उनसे उनका पूरा हालचाल जानेंगे, तो उनके पढ़ाई का शेड्यूल क्या है, कोई और परेशानी तो नहीं है, आना आते जाते कैसे हो, कोई और तनाव में हो, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये सब चीज़ों में डिस्कशन होता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो एज एन आकाश हम लोग करते हैं और मैं मानता हूँ इससे बहुत फायदा होता है। सर आखिरी सवाल, जो बच्चे लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं वो लगातार आजकल किस फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं? सर फील्ड तो वैसे सारे ही चल रहे हैं, बट मतलब देश में हर चीज़ की ज़रूरत है, हर सिविल इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की भी ज़रूरत है। बट हाँ, करंट में अगर देखें तो थोड़ा सा IT सेक्टर बूम पे चल रहा है, उस तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है।